Now, quality class is going on, and this topic is regarding citizenship, नागरिकता। नागरिक, सबसे पहले नागरिक किसे कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो किसी क्षेत्र से संबंधित हो और उस क्षेत्र पर अपने अधिकारों का प्रयोग करने की शक्ति रखता हो, उसे नागरिक कहा जाता है। किसी भी टेरिटरी के भीतर जो लोग होते हैं, उस टेरिटरी में हर अधिकारों को प्रयोग करने की शक्ति रखते हैं, उसे ही नागरिक कहते हैं। नागरिक अपने देश के कानून से बंधे होते हैं और किसी भी राज्य के पूर्ण सदस्य माने जाते हैं। नागरिकता के सिद्धांत, नागरिकता के दो सिद्धांत हैं, या तो वो जन्मभूमि नियम है या फिर रक्त संबंधी द्वारा नागरिकता प्राप्त करना। जन्मभूमि वाला नियम में ये है कि इसका तात्पर्य ये है कि मिट्टी का अधिकार, यानी जन्मभूमि का अधिकार। यह शब्द लैटिन से लिया गया है। इसके अकॉर्डिंग वह व्यक्ति उस राष्ट्र में जन्म से लेकर नागरिक का दर्जा प्राप्त करता है। लेकिन रक्त संबंधी द्वारा जो नागरिकता प्राप्त की जाती है, इसका अर्थ ये है कि रक्त संबंधों का अधिकार। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का जन्म चाहे किसी भी स्थान पर हुआ हो, यह सिद्धांत व्यक्ति का जन्म चाहे किसी भी स्थान पर हुआ हो, उसे नागरिक का दर्जा प्रदान करता है, क्योंकि उसके माता पिता उस देश में पैदा हुआ हो। यही होता है रक्त संबंध द्वारा नागरिकता। तो नागरिकता के सिद्धांत दो बातों पर निर्भर करती है। पहला है कि जन्मभूमि नियम, और दूसरा है इसमें रक्त संबंध द्वारा एडॉप्ट किया हुआ नागरिकता। जन्मभूमि नियम है कि वह उस व्यक्ति का जन्म उसी राष्ट्र में हुआ हो और तब से उसे नागरिक का दर्जा प्राप्त हुआ हो। दूसरा है कि उसका जन्म किसी भी स्थान पर हुआ हो, यदि उसके माता पिता उस देश में पैदा हुए हैं तो उसे भी उस देश की नागरिकता दी जाएगी। नेक्स्ट, हमारे संविधान सभा ने रक्त संबंधी द्वारा नागरिकता का खंडन किया, क्योंकि यह नस्लीय और भारतीय मूल के खिलाफ है। हमारे देश में जो नागरिकता चलती है वो चलती है कौन सी? जन्मभूमि नियम, यानी कि मिट्टी का अधिकार। यदि कोई भी व्यक्ति इस राष्ट्र में, भारत में जन्म से लेकर है तो उसे नागरिक का दर्जा प्रदान किया जाता है। रक्त संबंधी नागरिकता का हमारे संविधान में खंडन किया गया है, क्योंकि यह है नस्लीय और भारत के मूल्यों के खिलाफ है। मोतीलाल नेहरू समिति 1928 ने देश की नैतिकता के अनुरूप अधिक उपयुक्त विधि के रूप में जन्मभूमि नियम की सिफारिश की थी। आइए देखते हैं। अब हमारे संविधान में नागरिकता क्या क्या दिया गया है इसमें? पहला, हमारे संविधान में नागरिकता भाग 2 में है। भाग 2 और आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है। भाग 2 में को संविधान पर हस्ताक्षर करने की तारीख यानी कि 26 जनवरी 1949 से ही लागू कर दिया गया था। हम लोगों ने पढ़ा था कि 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंकित किया गया था। लेकिन उस दिन पूर्ण रूप से संविधान को अडॉप्ट नहीं किया गया था, क्योंकि पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। लेकिन ये नागरिकता जो है, इसको 26 नवंबर 1949 से ही लागू किया गया था। दूसरा, नागरिकता के मामले पर नियंत्रण भारत सरकार की संसद का है, क्योंकि यह 7वीं अनुसूची के निहित संघ सूची का विषय है। इसमें राज्य सरकार कोई भी नियम नहीं बना सकती, इसमें हमारे केवल भारत सरकार नियम बना सकती है, क्योंकि यह संघ सूची का विषय है। 7वीं अनुसूची में क्या था? 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसका प्रावधान दिया गया था। इट मीन्स संविधान में नागरिकता भाग 2, इसमें जो याद करने वाली चीज़ है वो देखते हैं हम लोग। संविधान में जो नागरिकता है वो क्या है? भाग 2, ठीक है, आर्टिकल नंबर 5 से 11। और जो इसमें कुछ चीज़ें, हमारे देश में कौन सी नागरिकता का प्रावधान है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। हमारे देश के संविधान में जो नागरिकता है, इसको कौन समय समय पर नियम बना सकती है? तो भारत की संसद, क्योंकि ये 7वीं अनुसूची में निहित संघ सूची का विषय है। दूसरा है, हमारे देश में जो ये एकल नागरिकता, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, यूके से लिया गया है। लेकिन किसी किसी कंट्री में डुअल सिटीजनशिप का
प्रावधान है दोहरी नागरिकता का, जैसे कि जो हमारा डुअल सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप ये कौन कौन से देश में है? मेनली अमेरिका में हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अमेरिका में जो होगा वो स्टेट का अलग होगा और कंट्री का अलग होगा, दोनों का अलग अलग क्या होगा, नागरिकता होगा। तो संविधान में जो नागरिकता है उसमें हम लोग को ये ध्यान रखना है कि ये भाग नंबर 2 अनुच्छेद 5 से 11 एकल नागरिकता, और ये जो है 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो चुका था, और इस पे नियम बनाने ऐसे कोई भी संशोधन करने का अधिकार भारत को संसद का है, क्योंकि ये 7वीं अनुसूची में निहित संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट, अब बारी बारी से हम लोग आर्टिकल देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 5, अनुच्छेद नंबर 5 संविधान के प्रारंभ में से ही नागरिकता का प्रावधान रखता है। जो व्यक्ति भारत के निवासी है और जन्मे थे उन्हें नागरिकता प्रदान की गई। सबसे पहली बात, उन लोगों को भी नागरिकता प्रदान की गई जो भारत में रहते थे लेकिन भारत में पैदा नहीं हुए थे, लेकिन उनके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ था, या फिर जो संविधान के लागू होने से ठीक 5 वर्षों तक भारत में रहा हो, ठीक पहले 5 वर्षों तक भारत में रहा हो। तो आर्टिकल जो 5 है, आर्टिकल 5 संविधान जब बनी थी उसमें जो नागरिकता का प्रावधान था, किस किस को नागरिकता प्रदान की जाएगी और किन किन लोगों को नहीं प्रदान की जाएगी, उससे रिलेटेड है। इसमें क्या था कि अगर कोई व्यक्ति भारत के निवासी हो और जन्मे थे तो उन्हें नागरिकता दी गई, या फिर भारत में तो रहते थे लेकिन भारत में पैदा नहीं हुए थे लेकिन उनके माता पिता में से कोई भी भारत में पैदा हुआ था। दूसरा, जो संविधान के लागू होने से ठीक पहले 5 वर्षों तक भारत में रहा हो। ये आर्टिकल नंबर 5 है। आर्टिकल नंबर 6, आर्टिकल नंबर 6 किससे रिलेटेड है? वे लोग जो पाकिस्तान से आए, वे लोग जो पाकिस्तान से भारत आ गए, उन लोगों को भी भारत का नागरिक मान लिया गया यदि उसके माता पिता या दादा दादी में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। तो आर्टिकल नंबर 6 अनुच्छेद नंबर 6 में पाकिस्तान से आए हुए व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान है। इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1949 से पहले क्या हो गया, भारत में आ गया हो पाकिस्तान से, या फिर उसके माता पिता या दादा दादी में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो, ये दोनों कंडीशन पूर्ण होने से उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। यह आर्टिकल नंबर 6 है। तो आर्टिकल नंबर 6 रिलेटेड है पाकिस्तान से आए कुछ व्यक्तियों को नागरिकता। अगर उस तारीख के बाद यानी कि 19 जुलाई के बाद अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आते हैं तो उन लोगों को पंजीकरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, आवश्यक था। अगला है आर्टिकल नंबर 7 पाकिस्तान चले गए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। इसमें क्या है कि कुछ लोग क्या हुआ कि पहले पाकिस्तान चले गए फिर भारत लौट आए, तो उन लोगों के नागरिकता का प्रावधान इसमें कहा गया है। इसमें कहा गया है कि जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन बाद में भारत लौट गए, उन्हें पुनर्वास परमिट के साथ आने पर नागरिकता माना जाएगा। तो ये हमारा आर्टिकल नंबर क्या है, ये हमारा आर्टिकल नंबर 7 है। आर्टिकल नंबर 6 क्या था? आर्टिकल नंबर 6 था कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो उसके नागरिकता का प्रावधान। आर्टिकल नंबर 7 क्या है? कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया हो फिर पाकिस्तान से भारत आ गया हो, ये आर्टिकल नंबर 7 है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 8 भारत से बाहर रहने वाला भारत का मूल व्यक्ति। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत से बाहर रहने वाला भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति या जिसके माता पिता दादा दादी में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो वह खुद को भारतीय राजनयिक मिशन के साथ भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकता है। तो ये इंडियन ओरिजिन्स जो भारत के बाहर रह रहे हैं उनके लिए नागरिकता का प्रावधान करता है हमारा आर्टिकल नंबर 8। इसमें ये कहा गया है आर्टिकल नंबर 8 में यदि उनके माता पिता दादा और दादी में से कोई भी एक भारत में पैदा हुआ हो तो वो व्यक्ति खुद को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकता है। अगला है आर्टिकल नंबर 9। आर्टिकल नंबर 9 जो है उसमें एकल नागरिकता का अवधारणा की बात की गई। अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश के नागरिकता ग्रहण करते हैं तो इंडिया की नागरिकता ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी उसकी। तो इसमें एकल नागरिकता का प्रावधान है, मतलब दोहरी नागरिकता एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये है आर्टिकल नंबर 9।
एंड अनदर वन इज आर्टिकल नंबर 10। आर्टिकल नंबर 10 यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसने इस भाग में के किसी भी प्रावधान के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त की हो वह नागरिक बना रहेगा और संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन भी होगा। कहने का मतलब है कि आर्टिकल नंबर 5 से लेके आर्टिकल नंबर 9 तक चाहे वो किसी भी तरह से भारत की नागरिकता को भारत का नागरिक बना हो किसी भी अनुच्छेद के तहत, तो वो संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन होगा। आर्टिकल नंबर 11 में कहा गया है कि भारत की संसद को नागरिकता के अधिग्रहण, यह अनुच्छेद भारत की संसद को नागरिकता के अधिग्रहण या समाप्ति के संबंध में कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को देता है। तो आर्टिकल नंबर 5 से आर्टिकल नंबर 11 वंस क्विक रिवीजन। आर्टिकल नंबर 5 संविधान के समय नागरिकता का जो है सो प्रावधान, जो उस समय भारत का निवासी रहा था या भारत में जन्मा था वो भारत का नागरिक हुआ। दूसरा आर्टिकल नंबर 6 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 6 दूज हु माइग्रेटेड, मतलब कि जो भी पाकिस्तान से भारत आ गए उसके नागरिकता का प्रावधान है। आर्टिकल नंबर 7 जो क्या हुए भारत से पाकिस्तान चले गए फिर पाकिस्तान से पुनः भारत आ गए। आर्टिकल नंबर 8 इंडियन भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता का प्रावधान से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 9 एकल नागरिकता की अवधारणा, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो वो भारत की नागरिकता को स्वयं खुद ब खुद उसकी खत्म हो जाती है। और आर्टिकल नंबर 10 अगर कोई भी व्यक्ति इन सभी तरीकों से भारत की नागरिकता को प्रदान किया है तो संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन वह भारत का नागरिक बना रहेगा। और आर्टिकल नंबर 11 भारत की संसद को यह कानून बनाने का अधिकार देता है कि किसी भी नागरिकता का अधिग्रहण या समाप्ति के संबंध में वो कानून बना सकता है। अब अगला है हमारा नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 में कुछ संशोधन हुआ। इसमें दो बातें कि कोई भी व्यक्ति सिटीजनशिप एक्वायर कैसे करता है, अर्जन कैसे कर सकता है। तो पहला है कि बाय बर्थ, जन्म से। दूसरा है वंशानुगत। दूसरा क्या है? वंशानुगत। तीसरा है पंजीकरण द्वारा और चौथा है देशीयकरण द्वारा। पंजीकरण में क्या होता है? ये पंजीकरण जो है सो ये भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए, भारतीय मूल के व्यक्ति जो आर्टिकल 8 में कहा गया था कि अगर उसके दादा दादी माता पिता में से कोई किसी किन्हीं का भी जन्म भारत में हुआ हो लेकिन वो व्यक्ति भारत से बाहर रहा हो तो उसे हम लोग भारतीय मूल का मानते हैं। अगर वो चाहे तो भारत का नागरिक बनने के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। तो ये पंजीकरण उनके लिए जो भारतीय मूल के हैं, तो उनके लिए ये क्राइटेरिया है कि आप पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 साल तक भारत में रहा हो, तब जाके उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी। यानी कि पंजीकरण में याद रखना है 7 ईयर्स प्लस। ये किसके लिए है? तो ये हमारा भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए। देशीकरण में क्या होता है? देशीकरण में क्या होता है कि 12 वर्षों तक भारत का सामान्य निवासी होना चाहिए और दूसरी बात कोई एक भारतीय भाषा उसे आना चाहिए। इसमें ध्यान रखना है कि 12 ईयर्स भारत का सामान्य निवासी होना पड़ेगा। 12 वर्षों तक भारत का सामान्य निवासी होना और नागरिकता अधिनियम की 3री अनुसूची की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। 3री अनुसूची में जो भी है उसको पूरा करना होगा और भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित कम से कम एक भाषा से परिचित होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है देशीकरण द्वारा। पंजीकरण द्वारा अलग होता है और देशीकरण द्वारा अलग होता है। पंजीकरण में ध्यान रखना है ये भारतीय पंजीकरण जो है सो पंजीकरण इसके लिए है, भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए है और इसमें कितना ईयर कंपलसरी है? 7 ईयर। देशीकरण में क्या होता है? इसमें 12 ईयर्स कंपलसरी है। और दूसरी बात 8वीं अनुसूची से कम एक भाषा को उसे ज्ञान होना चाहिए। फिर हम लोग कैसे ग्रहण कर सकते हैं?
भारत की नागरिकता, अगर क्षेत्र में शामिल करके अगर भारत सरकार किसी बाहरी टेरिटरी को अपने टेरिटरी में मिला लेती है तो यहाँ के जितने भी लोग हैं वो ऑटोमेटिक क्या होगा, भारत के नागरिक हो जाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल है, देखिए भारत ने गोवा और दमन और दीव के क्षेत्र को पुर्तगालियों से छीन लिया, इसलिए जो कोई भी या जिनके माता पिता दादा दादी में से किसी एक का भी जन्म 20 दिसंबर 1961 से पहले हुआ था, तो इसमें क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र में शामिल करके हम लोग जो भी उस क्षेत्र के लोग रहेंगे और वो जब उसको भारत अपने क्षेत्र में शामिल करेगा तो वहाँ के लोग ऑटोमेटिक क्या होगा, भारत की नागरिकता मान लिए जाएंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है गोवा और दमन द्वीप के क्षेत्र के पुर्तगालियों से जब छीना था तो वहाँ के लोग क्या हुए, भारत के नागरिक बन गए थे। दूसरा है निरसन, यानी कि ये तो था अर्जन, दूसरा है हमारा निरसन। निरसन मतलब क्या है कि आप त्याग कैसे, आपकी नागरिकता जा कैसे सकती है। पहला है कि यदि आप खुद ब खुद त्याग कर देते हो। दूसरा है समाप्ति। समाप्ति कब होती है, जब आप किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लोगे तो भारत सरकार आपकी नागरिकता को समाप्त कर देगी। और इसमें जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है वंचना। वंचना क्या होता है ये देखते हैं। इसमें यह है कि भारत सरकार को किसी भी व्यक्ति को उसकी भारतीय नागरिकता से वंचित रखने की शक्ति है। यदि वह पंजीकरण देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करता है तो वो उनको भारतीय नागरिकता से वंचित रखने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है। और जो लास्ट का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है भारत नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इसमें क्या था, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में, इससे हम बात करेंगे। इसमें कुछ नहीं था, इसमें ये था कि अभी हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग देशीयकरण के द्वारा जो नागरिकता ग्रहण करते हैं उसमें 12 वर्ष जो है सो हम लोगों को देश में रहना पड़ता है। लेकिन भारत सरकार ने एक नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लाया जिसमें ये कहा गया कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई में से कोई भी व्यक्ति जिसने 31 दिसंबर 2000 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया हो, उसे सिर्फ और सिर्फ 6 साल पूरने तक वो देशीयकरण के थ्रू भारत का नागरिक बन सकता है। क्लियर। अब लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसको देखते हैं। भारत की संसद को ये अधिकार है कि वो भारत के संविधान के भाग 2 यानी कि नागरिकता में कुछ भी संशोधन करे, क्योंकि ये संघ सूची का मामला है। दूसरा, अनुच्छेद 11 के तहत शक्ति का उपयोग करके भारत की संसद ने 1955 के नागरिकता अधिनियम को लागू किया। जिस क्षेत्र में विकास और समय समय पे आवश्यकता हुआ वो नागरिकता प्रदान करने की गति को लगातार बनाए रखने के लिए कई बार संशोधित किया। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा नागरिकता है वो संघ सूची का मामला है। भारत की संसद जब चाहे तब इसमें संशोधन कर सकती है। और जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 था तब से लेकर अब तक भारत सरकार ने कई बार संशोधन की है। तो ये था हमारा फुल एंड फाइनल नागरिकता। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।